हेलो फ्रेंड्स, अंजना की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सीटेट ने अपने एग्जाम पोस्टपोन कर दिए हैं ड्यू टू टेक्निकल रीजन। तो आपको जल्दी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जब आपके एग्जाम फिर से स्टार्ट होंगे। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको अपनी प्रिपरेशन ऐसे ही रखनी है जैसे आप रखते आए हैं। ये मेरी फर्स्ट क्लास है, मुझे लगा कि मुझे आपको बढ़ावा देना चाहिए, मुझे आपके हौसले को बढ़ावा देना चाहिए। इसीलिए मैं चाहती हूं कि आप सभी मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करें या फिर लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनको सॉल्व करें। ओके, इसलिए मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर हूँ। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सीटेट का पेपर फर्स्ट जैसे कि आप जानते हैं 1st to 5th क्लास की प्राइमरी टीचर के लिए है। ठीक है, तो चलिए हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। आप जैसे कि तैयारी करते ही आए हैं, ठीक है अब तक, लेकिन आप मेरे साथ भी तैयारी कीजिए। ठीक है, आशा करती हूँ कि यह करंट टाइम की रिवीजन आपके काफी काम आएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक क्वेश्चन पेपर है सीटेट का पेपर फर्स्ट का। ओके, तो अभी तो सीबीटी एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका होगा। ठीक है, ठीक है, तो मैं लास्ट ईयर का ये जनवरी 2021 का एग्जाम पेपर है, क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये आप सोल्व कीजिए। देखिए, मैं आपको शिक्षा शास्त्र स्टार्टिंग में शिक्षा शास्त्र हम जल्दी से रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, शिक्षा शास्त्र का फर्स्ट क्वेश्चन है। टोटल 30 क्वेश्चंस आते थे अब से पहले। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। तो पिता का यह कथन क्या दर्शाता है? पिता का यह कथन क्या दर्शाता है? क्या यह लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है? या नंबर 3, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, लैंगिक समानता को बढ़ाता है? देखिए, लैंगिक समानता को तो बिल्कुल नहीं बढ़ा रहा है, भेदभाव भी कम नहीं कर रहा है। ठीक है, और जो लैंगिक रूढ़िवादिता है उनको भी चुनौती नहीं दे रहा है। ये इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा। ओके, इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट। इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट। इसका आंसर होगा फर्स्ट, ये वाला इसका आंसर होगा। ठीक है, सेकंड पर हम चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पर हम चलते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, या फिर नंबर 2, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, नंबर 3, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, या नंबर 4, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित किया जाना चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए, जहां पर मौके प्रदान करना होगा, अवसर प्रदान करना होगा, आप याद रखिएगा 90% आपका आंसर वही होगा। तो यहाँ पर मौके, प्रचुरता यहीं पर है। ठीक है, आपके मौके और प्रचुरता यहीं पर है। तो क्वेश्चन 3 का आंसर होगा आपका ज्ञान की संरचना। ज्ञान की संरचना में मौके प्रदान करना। ओके, आपको दिखाई दे रहा है ना? हाँ जी, तो नंबर 3 पर हम चलते हैं। हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है? ठीक है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह योजना क्या है? तो आप देखिए, जब बच्चे लड़ रहे हैं, ठीक है, तो टीचर इशारे से करिए कि लड़ाई क्यों हो रही है। ठीक है, इस टाइप से। तो ये क्या है? यह क्या है? ठीक है, क्या ये बच्चों को अधिगम के लिए निष्प्रेरित कर रही है या अनुप्रेरित कर रही है? तो वहां पर अधिगम तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि लड़ाई कर रहे हैं बच्चे, संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, देखो, छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करना और आपका अधिगम प्रक्रिया में अर्थहीन होना और आपका अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करना। ठीक है, इसका आंसर ये है।
ये इसका आंसर है, सेकंड इसका आंसर है। ओके, सेकंड इसका आंसर है अधिगम के लिए पाठधारभूत संरचना का काम करना। ओके, नंबर 4, बच्चों के समाजीकरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बच्चों का जो पहला विद्यालय होता है वो घर ही होता है, ठीक है। और दूसरा जो प्रथम फैमिली है उसका घर है और दूसरी विद्यालय। तो इसका आंसर यहीं पर छिपा है आपका नंबर 1, क्योंकि विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय यानी दूसरा कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारण है, क्योंकि समाजीकरण की प्रक्रिया बच्चे के कहां से शुरू होती है? घर से, परिवार से शुरू होती है। ओके, तो इसका आंसर है आपका फर्स्ट। इसका आंसर है आपका फर्स्ट, इसका आंसर है। ओके, अब हम चलेंगे क्वेश्चन 5 की तरफ। अब हम चलेंगे क्वेश्चन 5 की तरफ। ओके, यहाँ पे कुछ टेक्निकल इश्यूज है क्या? ओके, नंबर 5, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। देखिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है किस पर? ठीक है, तो आपने बहुबुद्धि का सिद्धांत पढ़ा होगा कि इसमें विभिन्न दशाएं होती हैं बुद्धिमत्ता की, ठीक है। तो इसका आंसर आपका होगा थर्ड। इसका आंसर होगा आपका थर्ड, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं, ठीक है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर जोर देता है? बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाओं पर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, ठीक है, दूसरे इस कार्य को परमिशन देते हैं, नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर है प्रथागत यानी कि कन्वेंशनल। इसको पारंपरिक भी बोल सकते हैं, परंपरागत भी बोल सकते हैं। इसका आंसर है ये, ठीक है, क्योंकि परंपरागत चला आ रहा है, हमें परंपरागत चला आ रहा है कि लोग इसी की स्वीकृति देंगे, ठीक है। फिर नंबर 7, लाइव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिक्षेप्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो लाइव वाइगोत्स्की आपने पढ़े होंगे, ठीक है, आपने पढ़े होंगे। तो इसका फर्स्ट आंसर क्या है? इसका फर्स्ट आंसर है कल्चरल टूल्स। हाँ जी, सांस्कृतिक उपकरण इसका फर्स्ट, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर जब हम 8 की बात करेंगे तो जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। जीन पियाजे, ठीक है, जीन पियाजे जी की हम बात कर रहे हैं तो स्कीमा आप याद रखेंगे, ठीक है। जीन पियाजे जी की हम बात कर रहे हैं तो हम स्कीमा याद रखेंगे, बहुत अच्छे। नंबर 4 इसका क्या होगा? नंबर 4 इसका आंसर होगा, स्कीमा इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 9 पर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य कारण क्या होता है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका आंसर 2, विचार या फिर सोच में सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो विचार और सोच, सेकंड इसका आंसर होगा, सेकंड इसका आंसर होगा। ओके, नंबर 10, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आप भी बताइए। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है? क्या विकास की दर सभी की समान होती है? आप बताइए, क्या विकास की दर सभी के लिए समान होती है? ठीक है, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है? क्या विद्यालय में जो अधिगम हो रहा है उसी से विकास होगा? ठीक है, या फिर विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है?
ठीक है, या विकास बहुआयामी होता है। तो देखिए विकास कैसा होता है, बहुआयामी होता है। नंबर 4 है इसका, नंबर 4 है इसका आंसर। ओके, नंबर 4 है इसका आंसर। हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो इसमें है जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम से होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है फर्स्ट। हाँ जी, फर्स्ट ही है। ठीक है, संवेदिक फिर मूर्त फिर अमूर्त। ठीक है, सबसे पहले इमोशनल, बच्चे इमोशंस कवर करते हैं। ओके, बच्चे क्या करते हैं, पहले इमोशंस कवर करते हैं। तो आपका आंसर क्या है, संवेदिक, मूर्त और अमूर्त। सबसे पहले संवेदिक, ठीक है, फिर मूर्त फिर अमूर्त। फिर इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 12 की। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 12 की। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 12 की। ओके, नंबर 12 ऊपर चला गया है, अभी 1 मिनट रुकिए आप। हाँ जी, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जा सकता है। ठीक है, आप देखिए, अगर आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहा, आपके पास इंग्लिश का भी ऑप्शन होगा। ठीक है, जब पेन पेपर मोड होता था तो इंग्लिश सामने ही रहती थी, लेकिन आपके पास ऑप्शन होगा कि आप चूज कर सकते हैं। आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को इंग्लिश या हिंदी में चूज कर सकते हैं किसी भी टाइम। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको हिंदी में कुछ समझ नहीं आ रहा, आप इंग्लिश में समझ सकते हैं, और इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश में समझ सकते हैं। ओके, हाँ जी, तो एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। ठीक है, तो अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, फिर प्रगतिशील कक्षा कैसे हो जाएगी। ठीक है, फिर प्रगतिशील शिक्षा हो ही कैसे जाएगी अगर बाधा होगी तो। ठीक है, अध्यापक के पक्ष पर असफलता, तो बिल्कुल गलत है ये भी। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, नो। अध्यापक अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, यस। तो आपका 12th का आंसर है 4th। आपका 12th का आंसर है 4th, अध्यापक अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 13, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। तो किस पर जोर होना चाहिए, एक समावेशी कक्षा है क्या। ठीक है, तो किस पर जोर होना चाहिए, देखिए, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, अविभेदी समरूपों निर्देशों, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, नो। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान कर। हाँ जी, मैंने पहले भी बोला था, जहां पर आपको अवसर, मौके ये आ जाए, ठीक है, ये शब्द आ जाए तो 90% आपका आंसर वही होता है। तो हमारा भी 100% यही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि हर बच्चे को अवसर प्रदान करना इम्पोर्टेंट है। ओके, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। ठीक है, उपयुक्त है। तो देखिए, इन बच्चों को कहा जाता है स्पेशली चाइल्ड। ठीक है, स्पेशल चाइल्ड बोला जाता है। तो इसका आंसर है छात्र जिन्हें शारीरिक दिव्यांगता है। अब देखिए, दिव्यांगता शब्द यूज किया जाता है। ठीक है, अब मंदित, विकलांग ये नहीं, दिव्यांगता शब्द यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है 3rd। ओके, अब नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15, अधिगम कठिनाइयों से जूझते हुए छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक छात्र को क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, इसमें ये नहीं पूछा कि क्या करना है, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हम नहीं पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। ठीक है, नहीं पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो आपको देखना है कि वो नहीं दे रहा है क्वेश्चन में या नहीं दे रहा है। ठीक है, तो अधिगम कठिनाई से जूझते हुए छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। अब देखिए, दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए, हाँ ये तो करना चाहिए, लेकिन वो बोल रहा है नहीं करना। ठीक है, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र के उपागमों का इस्तेमाल
तो ये भी करना है। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, ये भी ठीक है, तो ये भी नहीं के कैटेगरी में नहीं आता। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, हाँ जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है, जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यही है इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करेंगे तो सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो 16 का अपसारी, देखिए आप, क्योंकि अभी क्या है कि एग्जाम बिल्कुल सर पर हैं, तो अभी अपसारी अभिसारी ये सब पढ़ाने का अभी इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मैं आशा करती हूँ आप ये सब पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट टाइम के लिए मैं इनको भी अपलोड करूंगी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो, बात टालनी चाहिए, तो टीचर बात टाले, ये तो गलत बात है, ठीक है। विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए, हाँ ये तो सही लग रहा है। और आगे चेक करते हैं, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं, सभी के लिए एक जैसे मानक के नहीं हो सकते, ठीक है। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें, नहीं, रूढ़िबद्धता से तो दूर ही रहना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका 17 का सेकेंड, विविध उदाहरणों से विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 18 पर, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार से सुसाध्य किया जा सकता है, ठीक है। तो नंबर 1 ऑप्शन है लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया का इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, नंबर 3 समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या नंबर 4 विद्यार्थियों में डर की भावना को बढ़ावा देकर, ठीक है। अब आप बताइए, डर वाला तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन और समस्या को हल हेतु अटल प्रक्रिया, अटल भी प्रक्रिया नहीं रखनी है, ठीक है, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना है। तो समरूपों के इस्तेमाल, हाँ समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है 3 आपका। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो बच्चे को दंड देकर, अगर आप बच्चे को दंड देंगे, ठीक है, तो बच्चा फिर पढ़ेगा ही नहीं ठीक से, ठीक है, डर सकता है बच्चा। यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, ठीक है, आप डंडे मारकर तो याद नहीं करा सकते हैं, ठीक है। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, ठीक है, तो बहुत ज्यादा क्रियाकलाप आसान भी देना ठीक नहीं है, क्योंकि उनको थोड़ा सा आसान से थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर जाओ आप, ठीक है, ताकि वो अपना माइंड यूज कर सकें। तो इसका आंसर है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। तो आपका नंबर 19 का आंसर है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। अब क्वेश्चन नंबर 20, शर्मिंदगी क्या है, ठीक है। तो शर्मिंदगी से क्या होता है? शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, अगर बच्चा शर्माएगा तो ज्ञान कैसे प्राप्त करेगा? तो ये तो आंसर ही नहीं है इसका, ठीक है। ओके, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, हाँ जी यही है। अच्छा, और भी देख लेते हैं, शायद कोई और। बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, शर्मिंदगी प्रभावशाली हो ही नहीं सकती, ठीक है। शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए, कि मतलब टीचर क्या करेगा कि बच्चे को बार बार शर्मिंदा करे, तो वो भी गलत है। तो इसका आंसर सेकेंड, क्योंकि शर्मिंदगी का संज्ञान पर क्या पड़ता है? ज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 पर हम आते हैं। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? सबसे
सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? ठीक है, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करवाना। देखिए यंत्रवत आप याद नहीं करवा सकते हैं। ओके, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, हाँ ये ठीक है। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, बिना विश्लेषण के अवलोकन तो हो नहीं पाएगा। अनुकरण, नकल और दोहराना, ये भी गलत है। ठीक है, तो आपका 21 का आंसर है सेकेंड। ठीक है, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। एक अध्यापक को दिए गए किसी क्रियाकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एक अध्यापक को दिए गए किसी क्रियाकलाप में छात्रों को विभिन्न त्रुटियों, विभिन्न गलतियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए विश्लेषण? ठीक है, तो इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित करेगा। ठीक है, तो ये तो नहीं, दंड भी आंसर नहीं हो सकता कभी। ठीक है, कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं तो वो तो कटने ही है। अगर नहीं में बात आती है तो बात अलग है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। हाँ जी, यही आपका आंसर होना चाहिए। इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकता है, अधिगम की त्रुटि पर शोधन कर सकता है। नहीं, तो आपका सेकंड क्वेश्चन है, क्योंकि जब टीचर विश्लेषण करेंगे, ठीक है, तब वो बच्चों की गलतियों को समझेंगे। ठीक है, और आगे की लर्निंग में सुधार करेंगे, टीचिंग में सुधार करेंगे, अपने बच्चे किस तरीके से पढ़ाने हैं। ठीक है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, बच्चों को कब सीखने में कठिनाई होती है? बच्चों को कब सीखने में कठिनाई होती है? सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। देखिए, जब आंतरिक रूप से बच्चे अभिप्रेरित होंगे तो बच्चे आसानी से सीखेंगे। अधिगम सामाजिक संदर्भ हो तो सोशल वाला हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो वो सीखने में कठिनाई वो पूछ रहे हैं। तो विषय वस्तु के बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। नो, देखो अगर सूचना को, इंफॉर्मेशन को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके बच्चों को दे रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, बच्चों को क्या होगा, सीखने में कठिनाई होगी। तो 23 का आंसर है फर्स्ट। आपका क्वेश्चन है 24। क्वेश्चन है आपका 24। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? अधिगम की जो सबसे अच्छी अवस्था है, ठीक है, अधिगम की जो सबसे अच्छी अवस्था है सीखने की, वो क्या है? अधिगम करने की, लर्निंग की सबसे अच्छी, ठीक है, तो है जब बैलेंस, देखिए जब उच्च भय है, ठीक है, तो भय वाले तो सारे कट ही जाने हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए उत्तेजना ना हो तो बच्चे पढ़ेंगे ही कैसे, जब क्यूरियोसिटी ही नहीं होगी। ठीक है, तो संतुलित उत्तेजना, बैलेंस्ड क्यूरियोसिटी हो और कोई डर ना हो तो बच्चे क्या करेंगे, अच्छे से लर्निंग करेंगे, बच्चे अच्छे से अधिगम करेंगे। तो 24 का आंसर है 3। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 25।